नावल बागी। राइटर तमीम। किस्त नंबर 6। नवीन अभी तक घर वापस नहीं आई थी। सबीहा परेशान हो गई थी कि नवीन अभी तक घर क्यों नहीं आई, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अली रजा अपनी शानदार कोठी में बखैर आफियत पहुंच गया था। अभी वो बेड पर लेटा ही था कि इसे इज़ा शहाब की कॉल आ गई। नंबर देखकर अली रजा का मुंह बन गया था, यानी कि अब उसके साथ मगजमारी करनी पड़ेगी। हाय इज़ा, हाउ आर यू? आई एम वेरी मिस यू जान। उसके फ़ोन उठाते ही वो बोल पड़ी, ये तुम सुबह से कहाँ थे अली? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स और मैसेजेस किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। आई एम सॉरी यार, आज मेरे एक दोस्त की मंगनी की तकरीब थी, वही था। उसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रोक लिया था, वरना मेरा तो दिल वहाँ लग ही नहीं रहा था। मैंने तुम्हें वहाँ बहुत मिस किया यार, काश तुम भी वहाँ होती। अली रजा अपनी मुस्कुराहट रोके इज़ा से ये सब झूठ कह रहा था। क्या सच में तुमने मुझे बहुत मिस किया अली? या इज़ा डार्लिंग, तुम्हारे बगैर अब मेरा गुजारा नहीं है। ये सुनते ही इज़ा शर्म से सुर्ख पड़ गई थी और उसके तासरात के बारे में सोचते हुए अली रजा ने नफरत से सोचा था, कितनी बेवकूफ़ और बेशर्म लड़कियां होती हैं। ये कैसे किसी गैर मर्द की झूठी तारीफ सुनकर खुश होती हैं? क्या मैं इनके साथ गलत करता हूँ? नहीं, मैं इनके साथ ठीक ही करता हूँ। ये अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद हैं। इन्हें सबक सिखाकर मैं बहुत अच्छा करता हूँ। ये इसी लायक हैं जिनको अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं होता। जब दिल चाहता है गैर मर्द के साथ घूमने निकल पड़ती हैं। कहाँ खो गए तुम अली? कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया। सच में? हाँ। अली रजा का दिल चाहा कि इस बेवकूफ़ लड़की पर दिल खोल कर हंसे। अली, मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं बहुत जल्द मॉम और भैया से तुम्हारे बारे में बात करने वाली हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अली रजा ये एक्टिंग करते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके हुए था। सच में अली? हूँ बिल्कुल सचमुच। ओ अली, आई लव यू सो मच। लव यू टू ईज़ा डार्लिंग। ओके, अपना ख्याल रखना, फिर कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ। ठीक है, बाय। अली रजा ने कॉल बंद कर ली थी और कब से अपना रुका हुआ कहका लगाया था। ये बेवकूफ़ लड़कियां ये समझती हैं कि कोई भी उनकी झूठी तारीफ करेगा तो ये समझ लेती हैं कि वो इनसे मोहब्बत करते हैं। अली रजा किसी से भी मोहब्बत नहीं करता। अली रजा सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। अपनी ज़ात से ज़्यादा वो किसी को भी नहीं सोचता। मैं बिल्कुल ठीक करता हूँ इस बेवकूफ़ और बेशर्म लड़कियों के साथ जिनको अपने माँ बाप की इज्जत का ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं होता। बेहिस बेहया बेशर्म कहीं की। इन सबको मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा इस मोहब्बत का। आइंदा तौबा करेंगी इस मोहब्बत नामी बिला से। अली रज़ा ये कहकर हंस पड़ा। बेचारी लड़कियाँ, वो समझती हैं कि अली रज़ा इनसे मोहब्बत करता है। नहीं नहीं, वो तो तुम लोगों के पैसों से मोहब्बत करता है। अब बहुत मज़ा आने वाला है इज़ा डार्लिंग। जस्ट वेट एंड वॉच। उम्र देखो अपनी और हरकतें देखो। तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा इज़ा शहाब। वो सीधा होकर लेट गया और आंखों पर बाजू रख दिया। इधर पाशा बहुत खुश हुआ था ये सुनकर कि उसके आदमों ने अली रज़ा की बहन को अगवा कर लिया है। मैं अब इस ठगों के ठग से अपने गिन गिन के बदले लूंगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब इसे पता चलेगा कि पाशा से गद्दारी की क्या सजा होती है। नवीन को जब होश आया तो उसने खुद को एक कुर्सी पर रस्सियों के साथ बंधा हुआ पाया। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। पास ही 5 मसला अफराद खड़े थे। नवीन खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। एक गंजा आदमी नवीन के पास आया और बोला, तुम्हारा बड़ा भाई बहरू ब्याह पड़ता है। अब देखो हमने क्या कर दिया उसके साथ। नवीन की हैरत से आंखें खुल गई कि भाई, उसका भाई कहाँ से आ गया? उसका तो कोई भाई नहीं है। चलो तुम्हारे भाई को ये खुशखबरी सुनाते हैं। उस गंजे आदमी ने कॉल मिलाई। अली रजा ने अनजान नंबर देखकर कॉल काट दी। वो आदमी बड़ा डीठ वाक़या हो रहा था, बार बार कॉल कर रहा था। अली रजा को गुस्सा ही आ गया। तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। जब अगला बंदा कॉल काट रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बात नहीं करना चाहता। तो क्यों बार बार कॉल करके अगले बंदे को परेशान कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आते? वैसे तुम हो कौन? तुम्हारा दुश्मन अली रजा साहब। मेरा दुश्मन? मेरे तो कई दुश्मन हैं। तुम किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो? सुनो अली रजा साहब, जब तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है, अगर उसे छुड़ाना चाहते हो तो फ़ौरन से यहाँ पहुँचो, अभी और इसी वक्त। मेरी बहन? उसके साथ ही अली रजा ने फर्क शगाफ कहका लगाया। दुश्मन साहब, आपको शायद गलत फहमी हुई है। अली रजा साहब की कोई बहन तो क्या क्या कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और ना वो रिश्ते बनाकर अपनी कमजोरियां अपने पास रखता है ताकि तुम लोगों को मौका मिल जाए मुझे ब्लैकमेल करने का। ये तुम की क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खूबसूरत लड़कियों को अपनी बहन नहीं बनाता। तुम मजाक कर रहे हो। हम तुम्हारी बहन को मार डालेंगे जान से।
वो बेफिक्री से बोला, जान से मार डालो या फिर दिल से, मुझे कोई सरोकार नहीं है। और हाँ, अब मैं सो रहा हूँ, अगर एक बार फिर मुझे कॉल करके मेरी नींद खराब की ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझे अपनी नींद बहुत अजीज है। अगर कोई मेरी नींद में खलल डालता है तो मैं इसका बहुत बुरा हश्र करता हूँ। अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो फिर मैं वहां आकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। अब रखो फोन। उसने जल्दी से कॉल काट दी थी। अली रजा ने मोबाइल टेबल पर रखा और बोला, पता नहीं किसको मेरी बहन बना लिया है। ये पाशा भी ना किसी दिन मरेगा मेरे हाथों। जान ही अजाब बना रखी है इस कुत्ते ने। रात को भी इसे चैन नहीं है। उसने तकिया चेहरे पर रखा और आंखें मूंद ली, इस बात से बेखबर कि उसकी मुंह बोली बहन के साथ वहां क्या होने वाला है। दूसरी तरफ वो पांचों आदमी हक्का पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्या मजाक था, ये कैसे हो सकता है। इस आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करती नवीन के मुंह से टेप हटाई और बोला, लड़की सच सच बता, अली रजा तेरा क्या लगता है। मैं इसे नहीं जानती। मेरी उससे आज एक दोस्त की मंगनी पर मुलाकात हुई थी और उसने मुझे बहन बुलाया था। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसे नहीं जानती। आप मेरे बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं एक नर्स हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, सिर्फ एक माँ है। मैं अली रजा को नहीं जानती। उस गंजे शख्स ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तो हमारी खैर नहीं। पाशा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं किस नामाकूल ने हमें काल काट के ये झूठी खबर बताई थी। अब क्या करेंगे हम। पाशा को बताना तो होगा ही। दूसरे ही लम्हे वो पाशा को डरते डरते काल मिला रहा था। हाँ बोलो, क्या लड़की तुम लोगों की कैद में है। जज जी, पाशा, शाबाश, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अच्छा, अब जल्दी से इस लड़की को हमारे पास ले आओ। वो पाशा, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। किसी ने हमारे साथ झूठ बोला था। कैसा झूठ। पाशा, वो लड़की अली रजा की बहन नहीं है, वो तो एक मामूली सी नर्स है। क्या बकवास कर रहे हो तुम। पाशा चलाया था। पाशा जी, यही सच है। हमने अभी उसे कॉल की थी। उसने लातलकी का ऐलान किया है कि हम उस लड़की के साथ जो भी करें उससे कोई परवाह नहीं है। आहा, पाशा गुस्से से चीखा था। नमक हरामो, तुम लोगों से एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं हुआ। ये किस उल्लू के पट्टे ने पाशा को बेवकूफ बनाया है। अली रजा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जरूर ये तुमने ही हमारे साथ खेल खेला है। तुमने पाशा को उल्लू बनाया। मैं तुम्हें कच्चा चबा डालूंगा। पाशा ने अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा था। पाशा के सब आदमियों ने दम साध लिया था। पाशा सख्त गुस्से में था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अली रजा। अब मैं खुद तुम्हारी कमजोरी ढूंढूंगा। अगर नहीं मिली तो मैं खुद तुम्हारी कमजोरी बनाऊंगा। देखना फिर हम भी तुम्हारे साथ कैसा खेल खेलते हैं। अब हमारी बारी है अली रजा साहब। अब देखो पाशा तुम्हारे साथ करता क्या है। पाशा ने अली रजा के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया था। इधर नवीन अभी तक घर नहीं आई थी। उन लोगों ने पाशा से पूछकर नवीन को अली सुबह छोड़ दिया था। इधर शकीला ने नवीन के गायब होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैला दी थी कि नवीन अभी तक घर नहीं आई। बाप क्या मरा, बेटी को तो छूट ही मिल गई है। अब देर से घर आने लगी है। अरे भाई, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था। वहां तकरीब में एक लड़के के साथ खड़ी थी। क्या पता उसी के साथ ही चली गई हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसा जमाना आ गया है। नवीन वापस क्या आ गई। इन सबको तो मौका ही मिल गया था। वो सब नवीन के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। वो लोग जो कभी सर झुकाकर बात किया करते थे, अब उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये बहुत बुरा वक्त था नवीन और उसकी माँ के लिए। वो नवीन फरदौस को बद किरदार और आवारा लड़की कहकर पुकार रहे थे। कई एक ने तो उन्हें इस मोहल्ले से निकालने का भी कहा था। वो तो सबीहा की मिन्नतें काम आ गई कि इन्होंने छोड़ दिया, वरना तो इनका बस चलता तो इन्हें इसी मोहल्ले से ही निकाल बाहिर करते। इस इल्जाम की वजह से नवीन बहुत बीमार पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से ही वो जिंदगी की तरफ वापस लौटी थी और ये सिर्फ और सिर्फ सबीहा की वजह से ही मुमकिन हुआ था। उसने उसकी हिम्मत बंधाई थी कि हिम्मत मत हारो। क्यों मुजरमों की तरह घर में छुप छुप कर मत मरो। उठो और अपनी जिंदगी से अपना हिस्सा खुद वसूल करो। ये दुनिया इन्हें जीने नहीं देगी बेटा। अपना मुकाम खुद ही बनाओ। अगर यूं ही गिरी रहोगी तो हर कोई तुम्हें रोनता हुआ चला जाएगा। उठ खड़ी हो। और तब नवीन ने एक फैसला किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। जितनी भी जिंदगी बाकी बची है वो बहादुरी के साथ जिएगी। उस दिन एक नई नवीन तौफीक अहमद ने जन्म लिया था, जो लड़ना भी जानती थी और जवाब देना भी। अली रजा सोफे पर बैठा इज़ा शहाब के भेजे हुए मैसेज चेक कर रहा था। तब उसका दोस्त दानियाल वहां आ गया। अरे दानी, तुम इधर कैसे हो यार। अली रजा उसके साथ बुगलगीर हो गया था। मैं तो ठीक हूँ, मगर तू काफी बदल गया है। हाँ भाई, सुना के इस बार काफी पैसा उठाया है। ये सुनकर अली रजा हंसा। ये कौन तुम तक मेरी खबरें पहुंचाता है। कहीं तुमने अपना कोई मुखबर तो नहीं छोड़ा हुआ मेरे पीछे। ये सुनते ही दानियाल ने कहका लगाया था, मेरी इतनी मजाल कि मैं वुल्फ से पंगा लूं। मुझे मरना नहीं है। अली रजा मुस्कुराया।
अच्छा चल बैठ। दोनों सोफे पर बैठ गए थे। ये बता, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस जो ही। वैसे तू बता सही, कितना पैसा कमाया है? बहुत ज्यादा, अली रजा हंसा। यार ये कमबख्त सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स हमारी गरीब आवाम का खून चूस कर सारा पैसा खुद हड़प कर जाते हैं। इनका हक मारकर ही तो वो इतनी दौलत जमा करते हैं। यार अगर मैं लुटेरों को लौट कर इनमें से आधा पैसा खुद लेता हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं वो लौटे गए पैसे इन गरीब लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ जानता हूँ मैं, और ये लोग समझते हैं कि तन्हा बेरिया ये सारे पैसे खुद हड़प कर जाता है। मैं सब जानता हूँ यार, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम नेकी के काम करते हो मगर बुरे तरीके अपना कर। क्या करूँ यार, यही तो मेरी आदत है। अब आदत इतनी आसानी से कहाँ छूटती है। हाँ सही कहा, वैसे तुम गलत भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक करते हो उन लुटेरों के साथ। वो अवाम को लुटते हैं और तुम इन्हें। हिसाब बराबर, दोनों ने एक साथ कहका लगाया था। यार एक बात करनी थी तुमसे। हाँ कहो। यार तुम लूटी हुई दौलत से दो 20% खुद रखते हो और 80% खैराती अदारों में जमा कराते हो। हाँ इसलिए कि कल को खुदा के हजूर मुझे पेश भी होना है। इसलिए चाहता हूँ कि पोटली में चंद अमाल तो हो। यार मेरे पास एक खबर है, मगर वादा कर इस लूटी हुई रकम में से आधा हिस्सा तुम मुझे भी देगा। अच्छा तो क्या वो बहुत मालदार है क्या? हाँ एक लड़की है। चल ठीक है, वादा रहा तुझसे कि अली रजा का। अब बता मुझे। यार ये एक लड़की है, इसका नाम अरूज मराज है। सुना है कि वो बहुत ही दौलतमंद लड़की है। उसका बाप प्रोफेसर है और लड़की भी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। अली रजा मुस्कुराया। तो एम और मोटी मछली जाल में फंसने वाली है। हाँ बिल्कुल, और मेरा हिस्सा मत बोलना। ओके ओके, याद रखूंगा। वैसे वो रहती कहाँ है? उसके घर वगैरह का पता दे मुझे। हाँ वो मैं सब साथ लाया हूँ, ये रहा घर का पता। वो यहाँ रहती है और अक्सर घर में अकेली ही रहती है। बाप हमेशा बाहर ही रहता है। ओ ये तो बहुत ही आसान शिकार है। हाँ और अपना वादा याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त। दानियाल इजाजत लेकर वहां से चला गया। अली रजा कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़ा। एक ही बार में तीन तीन लड़कियां फंसा रहा था। एक मावी थी, दूसरा इजा शहाब और अब अरूज मराज उसका निशाना बनने वाली थी। बहुत मजा आने वाला है। चल अली रजा तैयार हो जा। अली रजा तैयार होने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो निक्सिक सा तैयार खड़ा खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई ऐसी लड़की नहीं है जो उसे देखकर अपना दिल हार बैठे। और फिर अरूज मराज किस बला का नाम है? वो गुनगुनाता हुआ गाड़ी की चाबियां उछालता रवाना हुआ। वो इस घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक बार फिर खुद का जायजा लिया और फिर अंदर दाखिल हो गया। हैरत की बात थी कि इतने बड़े घर में कोई चौकीदार ही नहीं था। अजीब बात थी। वो दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। एक लड़की नीचे किताबें फैलाई बैठी थी और सामने बेस के आसपास बच्चे बैठे गार्डन पढ़ रहे थे। वो हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। तभी उस लड़की ने गर्दन मोड़कर अली रजा को देखा था। और बस ये नजरों का ही कमाल था, अली रजा उसे देखता ही रह गया। वो इंतहाई सादा सी लड़की थी। आंखों पर नजर का चश्मा लगाए वो इसे देखकर मुस्कुराई थी और उठ खड़ी हुई थी। वो बच्चों से पढ़ने का कहती इसे लेकर ड्राइंग रूम में ले आई थी। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। जी कहिए आपका नाम? जी मेरा नाम अली रजा है। और अली रजा साहब कहिए, कितने बच्चे लाना है आपने? आप शक्ल से तो माहिर आदमी लगते हैं, फिर क्या मजबूरी है आपकी? बच्चे? जी मैं समझा नहीं। मेरी तो बाजी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? ये सुनकर अरूज मेराज हंसी थी और अली रजा को लगा कि ऐसी खूबसूरत हंसी उसने आज तक नहीं सुनी। देखिए अली रजा साहब, मेरा नाम अरूज मराज है। मैं यहाँ बेसहारा और यतीम बच्चों को पढ़ाती हूँ। इन्हें यहाँ अच्छी तालीम, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और छत फराहम की जाती है। यहाँ लोग दो वजूहात की बिना पर आते हैं। या तो वो किसी बेसहारा बच्चे को लेकर आते हैं या फिर अमदाद देने आते हैं। फिर आप शायद अमदाद देने आए हैं। ये सुनकर अली रजा हड़बड़ा गया। फिर बोला, जज जी बिल्कुल मैं इसी मकसद के लिए ही आया हूँ। ओ अरूज मराज हंसी थी और अली रजा उसकी हंसी में कहीं खो गया था। तो जनाब अली रजा साहब, आप हमें कितनी अमदाद दे रहे हैं? 10 लाख या फिर 20 लाख? ये कहकर अरूज मराज एक बार फिर हंसी थी। जज जी, अली रजा कंफ्यूजन का शिकार हुआ। जी 20 लाख रुपए दे दूंगा। ओ ये तो हमारे लिए बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा साहब। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी तारीफ सुनकर अली रजा खुश हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका। आप बेफिक्र रहे, हम आपके पैसे अच्छी जगह पर ही इस्तेमाल करेंगे। जी मुझे यकीन है। अरूज ने मुलाजिम को चाय बिस्कुट लाने का कहा और अब वो अली रजा से बच्चों के बारे में बात कर रही थी। मगर वो इनकी कहाँ रहा था। वो तो अरूज मराज को ही बस देखे जा रहा था। इतने अरसे में ये पहली बार हुआ था कि किसी लड़की को यूं पसंदीदगी की निगाह से देख रहा था। वो सादा सी लड़की न जाने क्यों उसे अच्छी लगी थी।
चाय पीने के बाद अली रजा ने 20 लाख रुपए का चेक अरूज मराज को थमाया, जिसने शुक्रिया के साथ ये रकम ली थी। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दे, अब मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, अरूज ने उसके साथ हाथ मिलाया था। दोबारा जरूर चक्कर लगाइएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, अब तो ये चक्कर लगते रहेंगे। आखिरी बात अली ने अपने दिल में कही थी। अरूज उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। उसे हाथ के इशारे से खुदा हाफिज कहा, जिसका जवाब अली रजा ने भी हाथ हिलाकर दिया था। फिर अली रजा ने गाड़ी वापसी की तरफ मोड़ दी। यकीनन दानियाल को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वो तो ऐसी नहीं है। फिर अरूज महाराज को सोचकर अली मुस्कुराया था। 20 लाख रुपए चले गए हैं, मगर कोई नहीं, वो उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगी। पैसे और आ जाएंगे। मगर एक बात तो बहुत अच्छी हुई है। मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की तलाश थी, जो कि अरूज महाराज की सूरत में पूरी हो सकती है। मुझे वो अच्छी लगी है, और उसका काम भी। आजकल की दुनिया में ऐसी लड़कियां कहाँ पाई जाती हैं। वो बहुत मासूम और सादा लड़की है। अली रजा उसके बारे में सोचकर मुस्कुराया था। वो नेकी का काम कर रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ये कहकर वो खुद ही हंसा था। नवाल फातिमा जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ अपने 8 साल छोटे बेटे के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। अम्मी, क्या हुआ है हारून को? बेटा रात ही से बुखार में तप रहा है। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? पैसे कहाँ से लाती? जो पैसे बचे थे वो कल मैं घर का राशन ले आई थी। नवाल ने इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। इसे अपने छोटे से भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो ही अब इनका सहारा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और रुमाना शहाब को कॉल की। हाँ कहो। वो मुझे, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं? आप इन्हें मेरी सैलरी से काट दीजिएगा। पैसों की क्यों जरूरत पड़ेगी? मैडम, मेरा भाई बुखार में मुब्तला है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। प्लीज़ आप मुझे थोड़ी सी रकम दे दें, प्लीज़ मैडम। अच्छा ठीक है, मैं मुलाजिम के हाथ बजवाती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। रुमाना शहाब ने कॉल काट दी। काम करती नहीं है, बस उसे पैसा चाहिए, कामचोर कहीं की। पैसों के लिए कैसे कैसे झूठ बोलती हैं ये मिडिल क्लास लड़कियाँ। ख्वाम खा मैंने उसे ये काम सौंपा है। तभी ईसा तैयार सी वहां आ गई। मोम, क्या हुआ है? मत पूछो बेटा, मुझे लगता है कि इस लड़की को ये कमाद देकर मैंने शायद गलती कर दी है। फिर क्या कर दिया है इस लड़की ने? करना क्या है? अब फोन खड़का दिया कि उसका भाई बीमार है, उसे पैसों की जरूरत है। पैसे हुथियाने के लिए कैसे कैसे झूठ बोलते ये मकान लोग। अब कह रही है कि भाई बीमार है, उसे रकम चाहिए। लालच आ रही है अब इस लड़की को। जानती हूँ मैं अच्छी तरह से इन मिडिल क्लास लड़कियों को, पैसे हुथियाने के लिए कैसे कैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। इज़ा हंस दी। मोम रिलैक्स, खैर मैं जा रही हूँ अली से मिलने। तुम फिर इस लड़के के से मिलने जा रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। उसकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है। उसे बोल जाओ, मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ये लड़का तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करता है। कम ऑन प्लीज मॉम, आप अली के बारे में ऐसी बातें ना करें, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग उसके बारे में झूठ बोलते हैं। अली बहुत अच्छा लड़का है। उसके पास सब कुछ है। वो एक अमीर लड़का है, फिर इसे मेरी दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? मैं एक दूर अंदेश औरत हूँ, मुझे सब पता है, दुनिया देखी है मैंने। उड़ती चिड़िया के सर तक गिन लेती हूँ मैं। वो लड़का तुम्हें पानी के डोल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैंने दौलत कुआं और तुम डोल, जिसे वो ये डोल खींच खींच कर ये कुआं खाली करना चाहता है। मोम प्लीज, आपको दौलत से मोहब्बत है या फिर मुझसे? ऑफ कोर्स तुमसे इजा जानी, मगर तुम भी तो समझने की कोशिश करो, तुम्हारी मोम तुम्हारा बुरा नहीं चाह रही। तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किलों से मैंने ये दौलत हासिल की है। मेरी जवानी का खून पसीना इसमें शामिल है। मैं अपनी पूरी जवानी इसको हासिल करने में लगा दी है। भला मैं अपनी मेहनत से कमाई गई दौलत इस लालची लड़के पर क्यों निछावर कर दूं? प्लीज मॉम प्लीज, अली रजा ऐसा लड़का नहीं है, आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हैं। जा रही हूँ मैं, ये कहकर इजा शहाब वहां से चली गई थी। और रुमाना शहाब गहरी सोच में पड़ गई। अब इजा मेरी नाफरमानी करने लगी है, और ये सब वो लड़का इसे सिखा रहा है। मैं भी रुमाना शहाब हूँ, इतनी आसानी से इस लड़के को जीतने नहीं दूंगी। अब इजा के लिए रिश्ता ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये शातिर और मकार लड़का मेरी दौलत को दीमक की तरह चाट कर खिदमत कर देगा। और ऐसा मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगी। मैंने इस दौलत को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे ही कुछ करना होगा। रोहाना शहाब कुछ सोचने लगी। हारून की तबीयत अब काफी बेहतर थी। वो अब सो रहा था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी। नवाल माँ के सामने आकर बैठ गई। अम्मी, क्या हमारा इस दुनिया में कोई भी रिश्तेदार नहीं है? कोई एक भी नहीं जिसके पास हम मदद के लिए जा सके? ये सुनकर रना शाह पहले तो खामोश हो गई, फिर सख्ती से बोली, कोई भी नहीं है हमारा इस दुनिया में। अब चुप करके बैठ जाओ और मुझसे ऐसे फजूल सवालात मत करो। अम्मी, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? आप मुझे असलियत बताती क्यों नहीं हैं कि हम कौन हैं?
मेरे दुधियाल और ननियाल वाले कौन हैं? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? प्लीज अम्मी बता दे मुझे। खामोश हो जाओ नवाल और कुछ मत कहो और जाओ यहाँ से, तुम्हारा भाई सो रहा है, शोर से उठ जाएगा। अम्मी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, कोई एक तो रिश्तेदार होगा हमारा, खाला चाचा मामू फूफो वगैरह कोई तो होगा अम्मी। मगर मैं भी ये जान कर रहूंगी कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे रिश्तेदार हैं जिन्हें आप मुझसे छुपाए बैठी हैं, मगर क्यों? मैं ये हकीकत जानकर ही रहूंगी अम्मी। ये कहकर नवाल वहां रुकी नहीं थी। रना की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। तुम हकीकत ना ही जानो तो ये बेहतर है नवाल, वरना हकीकत जानने के बाद तुम बहुत पछताओगी। मैंने इतने सालों तक ये हकीकत तुम दोनों से छुपाए रखी, इसे मत खोलो नवाल, मत खोलो। इससे तकलीफ और दर्द के सिवा कुछ भी हासिल ना होगा तुम्हें। रना रो पड़ी थी। नवाल सीरत फातिमा सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। काश हमारा कोई अपना होता, काश अब्बू ही होते। तुम आज मुझे ऐसी नौकरी ना ही करनी पड़ती, किसी मासूम इंसान को पैसों की खातिर धोखा न देना पड़ता। मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, किसी मासूम इंसान के दिल और जज्बात के साथ खलवाड़ा कर रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ही बुरी। आई एम सॉरी अरहम शहाब, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम एक अच्छी और खूबसूरत दिल वाले मालिक लड़की डिजर्व करते हो। मैं बहुत ही घटिया और बुरी लड़की हूँ, दूर हो जाओ मुझसे। मैं अब खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। बारवा मंजर, बारवा एक खूबसूरत किरदार। फाखरा कमरे में दाखिल हुई तो उसकी बेटी मोहसना अभी तक सोई हुई थी। मोहसना उठ जाओ, टाइम देखो जरा, 12 बजने वाले हैं। अम्मी सोने देना, और मैंने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। यूनिवर्सिटी जाने का कौन कह रहा है? उठ जाओ, आज चंद मेहमान आने वाले हैं। मोहसना ने आंखें खोलकर कहा, कौन मेहमान? तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये कहते हुए फाखरा ने मोहसना से अपनी निगाहें चुराई थी। क्या फिर से? मोहसना चीख ही पड़ी थी, फिर से देखने आ रहे हैं? चीखी क्यों रही हो लड़की, शादी तो तुम्हें एक ना एक दिन करनी ही है ना। अम्मी मुझे अभी पढ़ना है। अरे पागल लड़की, जितना भी पढ़ लिख लो बाला, आखिर तुमने जाकर घर ही संभालना है ना। मगर अम्मी जरूरी तो नहीं है कि शादी ही करूं। ज्यादा मेरे साथ सवाल जवाब ना करो और जल्दी से उठकर नहाकर तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। मैंने मुदस्सर को भेजा है, वो अनीजा को भी लेने गया है, वो बस आती ही होगी। बस इससे तैयार हो जाना अच्छे से। समझ गई हो ना तुम? कोई गड़बड़ नहीं करनी तुमने, आई बात समझ में? अम्मी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी। पहले जब तैयार हुई तो रिश्ते वाले मिला लोग निकले कि हम तो अल्लाह वाले सादा लोग हैं। ये लड़की तो इतनी फैशनेबल और मॉडर्न लगती है, हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। वो मासूमियत से बोली। अम्मी मैं कहाँ फैशनेबल लगती हूँ? वो तो अनीजा ने इतना डार्क मेकअप किया था। दूसरी बार जब मैं तैयार ना हुई और सादा ही हुलिये में आई तो वो लोग कहने लगे कि लड़की तो बिल्कुल ही पेंडू किस्म की है, मेकअप तक की इसे खबर नहीं है। हमें लड़की फैशनेबल चाहिए जो हमारे बेटे के साथ सोसाइटी में एक साथ उठ बैठ सके। वो लोग भी इनकार करके चले गए। अम्मी अब मैंने नहीं तैयार होना, पता नहीं इस बार किस किस्म के लोग आएंगे। हर बार आते हैं और खाकर इनकार करके चले जाते हैं। फाखरा बेबसी से बोली, बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं अकेली औरत हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा कि कब मेरी सांसों की डोर टूट जाए। और ऐसे तुम कहाँ जाओगी? मुदस्सर तो लड़का है, मगर तुम एक लड़की हो। इस दुनिया में बेड़ियों की कमी नहीं है, नोच कर खा जाएंगे तुम्हें। फाखरा रो पड़ी थी, इसलिए चाहती हूँ कि मरने से पहले तुझे अपने घर की कर दूं। अम्मी प्लीज, अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं अपने इन आंसुओं से। वो मैग के गले लगकर बोली, अच्छा आप ऐसा करें कि मुदस्सर की भी एडवांस में शादी करा दें। आप बेटे के फर्ज से भी सब दोष हो जाएंगी। क्यों, अच्छा ख्याल है ना? मोहसना आप पिटोगी तुम मेरे हाथों से। मोहसना जल्दी से फाखरा से दूर हो गई थी। मुबादा वो अपनी जूती उतारकर उसे दे न मारे। मोहसना हंस रही थी। फाखरा भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगी, चलो आज जाकर तैयारी करो। मोहसना बेड पर पाँव लटका कर बैठ गई। अम्मी मैं तैयार नहीं होंगी। पागल मत बनो लड़की, मैं जा रही हूँ, जब वापस आओ तो तुम मुझे तैयार मिलो, समझी? ये कहकर फाखरा कमरे से निकल गई। मोहसना वही पाँव लटकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब फाखरा ने कमरे में झांका तो मोहसना वैसे ही पाँव लटकाए बैठी थी। मोहसना उठ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। उफ, क्या मुसीबत है। मोहसना उठ गई और कपड़े लेकर वॉशरूम में जा घुसी। जब वो बाहर निकली तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अनीसा भी आ चुकी थी। आओ मोहसना आओ, यार मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। अब तक तुम एडवांस में कितनी बार मुझे मुबारकबाद दे चुकी हो, हम पता नहीं, कभी गिना ही नहीं। अनीसा सोच कर बोली, तुम अभी फिर से मुबारकबाद दे रही हो? क्या पता ये रिश्ता भी होने से पहले ही टूट जाए। फाखरा ने यह सुना तो डांटते हुए कहा, लड़की ये क्या अवल फवल बकवास कर रही हो?
अनीजा ने कहा, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तैयार करूं। अनीजा उसे अपने साथ ले जाने लगी तो मोहसना ने कहा, नो थैंक्स मैडम, तुमसे तैयार होकर मैंने फिर से अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, मुझे नहीं होना कोई तैयार व्यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अनीजा ने बेबसी से फाकरा को देखा जिसने अपना सर पकड़ लिया था। इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। मेहमान आ चुके थे। वो 3 औरतें थी, एक लड़के की माँ थी, एक बहन और एक खाला थी। चाय पीते हुए लड़के की माँ ने कहा, भाई लड़की तो दिखाओ कैसी है लड़की। अनीजा फौरन से उठ गई और मोहसना को ले आई। औरतें मोहसना का सर तापा पैर तक जायजा लेने लगी, जैसा कि वो कोई शोपीस हो जिसे घर में सजाने के लिए वो ये देख रही थी कि क्या वो घर में अच्छी लगेगी भी कि नहीं। फिर वो आपस में खुसर फुसर करने लगी। फाखरा बेचैनी से पहलू बदल रही थी। तभी लड़के की खाला उठते हुए बोली, बहन जी हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसके साथ ही वो सब भी उठ गई। मगर क्यों बहन, मेरी बेटी इतनी प्यारी तो है, इसमें क्या बुराई है। बुराई, लड़की इतनी सादा है कि क्या बताऊं। हमें अपने बेटे के लिए मॉडर्न लड़की चाहिए जो हमारे बेटे के साथ हर जगह साथ जा सके, ना कि एक मिलानी जो पर्दा किए घर में बैठी रहे। चलो चलते हैं। मोहसना सर झुकाए बैठी थी, आंखें आंसुओं से बढ़ गई थी। हर बार ये लोग उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, आखिर क्यों। क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है, या फिर उसकी इज्जत नफ्स नहीं है। क्या उसे दर्द नहीं होता, क्या वो इंसान नहीं है। उसकी माँ अपनी बेटी को रिजेक्ट किए जाने पर उसका कसूर पूछ रही थी। बहन हमें कह दिया ना कि हमें जैसी लड़की चाहिए थी वैसे ये नहीं है। वो औरतें चली गई और फाकरा वहीं रोने लगी। अनीजा जल्दी से उसके पास आई थी और उसे सहारा देकर उठाया। मोहसना जो कब से सर झुकाए बैठी वो उठी और बोल पड़ी, देख लिया अम्मी आपने, वो लोग एक बार फिर मुझे रिजेक्ट करके चले गए। एक बार फिर वो लोग मेरी बेइज्जती करके चले गए। मेकअप करती हूँ तो वो ये कहकर इनकार कर देते हैं कि इन्हें मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए। अगर सादा से हुलिये में आऊँ तो वो लोग कहते हैं कि मैं जाहल और पेंडू हूँ कि मुझे मेकअप तक नहीं करना आता। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन लोगों को पसंद आ जाऊं। तंग आ गई हूँ अम्मी, मैं तमाशा बना दिया है इन लोगों ने मेरी जात का। मोहसना रोती हुई कमरे में चली गई थी। फाखरा ने अपना सर थाम लिया। अनीजा फाखरा को समझा रही थी। मोहसना पूरा दिन कमरे से बाहर ना निकली थी। वो फाखरा से नाराज थी, मगर जब सोचा तो उसे फाखरा बहुत तकलीफ में नजर आई। वो माँ के पास आई और उसे तसल्ली देते हुए बोली, अम्मी आप क्यों नहीं समझती कि अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो इसका भी उसने कुछ सोच रखा होगा। जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं, अल्लाह ने मेरे जोड़ का भी लड़का कहीं पैदा कर रखा होगा। आप टेंशन क्यों लेती हैं अम्मी। अब मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, जब रिश्ता होना होगा तो हो जाएगा, आप अल्लाह पर भरोसा रखे। फाखरा ने रोते हुए मोहसना को गले से लगा लिया। मोहसना की आंख से भी आंसू निकलकर फाखरा के कंधे पर जज्ब हो गया था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, क्योंकि मोहसना रोने वालों में से नहीं थी। वो जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाली एक प्यारी सी लड़की थी, जिसे हर वक्त बस शरारतें ही सूझा करती थी। वो बचपन से ही शरारती थी। उनके घर के साथ एक बहुत बड़ा मगर खूबसूरत बंगला था। ये कई सालों से खाली ही रहता था, मगर उनकी सफाई सुथराई के लिए एक माली रहता था, जो इस घर के मालिक का इंतहाई वफादार आदमी था। इस बंगले के और उनके घर के बीच बस एक ही दीवार हायल थी। अब इस घर का मालिक यानी तलहा इजाज वापस आ गया था। तलहा के घर में एक जामुन का दरख्त था जो उनके घर की दीवार से जरा सा ही फासले पर था। तलहा जब लंदन में रहायश पजीर था तो मोहसना तलहा के घर में लगे जामुन के दरख्त से जामुन तोड़ने के लिए इस दीवार से ही छलांग कर उसके घर जाती थी और दरख्त पर चढ़कर जामुन तोड़कर वापस भाग आती। मगर अब मसला ये था कि इस घर का मालिक वापस आ गया था और मोहसना कैसे जामुन तोड़ने वाली दीवार फैलाकर उसके घर में दाखिल हो। अब यही एक मसला था जिसका हल मोहसना सोच रही थी। मोहसना पके हुए जामुन को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। तभी उसका भाई मुदस्सर बैट बॉल लिए घर में दाखिल हुआ। आप ही क्या देख रही हैं। देखो मुदस्सर, जामुन पक गए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या इरादा है, जाकर तोड़ ले। आप ही पहले तो आसानी से जाकर तोड़ आते थे, मगर अब तो इस घर का मालिक आ गया है, और तो और गेट के बाहर अब एक खूनख्वार कुत्ता भी रख लिया है। मैं जब भी घर आता हूँ तो वो मुझे गुस्से से घूरता है और मुझ पर भौंकने लग जाता है, जैसे कि उसे पता है कि मैं जामुन चोर हूँ। मुझे डर लगता है इस डॉगी से। वो रशिया का कुत्ता लगता है, बहुत खतरनाक। अरे यार, हम गेट से थोड़ी जाएंगे जामुन चोरी करने, हम तो दीवार से कूद कर जाएंगे। मौका अच्छा है, अम्मी भी घर पर नहीं है। क्या ख्याल है, अगर मालिक ने देख लिया तो। अरे ऐसे कैसे देखेगा, नहीं देखेगा, मुझ पर यकीन रखो, मैं हूं ना। ठीक है हैप्पी, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरा ये भरोसा कायम रखिएगा। अगर एक बार मेरा भरोसा किसी पर से उठ गया तो फिर मैं जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। ओए फिल्मी हीरो, बंद कर अपनी ये डायलॉग बाजी, चलो चलते हैं। ठीक है हैप्पी, मैं बैठ रख के अभी आया।
अच्छा, आते वक्त किचन से टोकरी लेते आना, हम इसी में ही जामन तोड़ कर डालेंगे। अच्छा ठीक है आपी। फाखरा अपने बुटीक गई हुई थी, ये मौका अच्छा था जामन चोरी करने का। मुदस्सर टोकरी लेकर आया। वेरी गुड, ये अच्छी है और बड़ी भी, इसमें कई ज्यादा जामन आएंगे। मोहसना ने स्टॉल दीवार के पास रखा, टोकरी को उसने दाएं कलाई में उठा रखा था। अब वो स्टॉल पर चढ़ रही थी। वो दीवार पर चढ़कर बैठ गई। अब तुम मेरे पीछे आ जाना। इससे पहले कि मोहसना दूसरी तरफ कूद जाती तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे इस वक्त कौन आ गया? अभी मैं जाकर देखता हूँ। मुदस्सर फौरन दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो सामने फाखरा खड़ी थी। अम्मी आप? मुदस्सर का मुंह खुल गया। अरे भाई सामने से तो हटो, क्यों रास्ता रोक कर रखा हुआ है? मुदस्सर ने खतरे की घंटी महसूस करते वहीं से चलाकर मोहसना को खबरदार किया था। आप ही अम्मी हैं? अरे अम्मी, ओ नो, मर गई मोहसना की बच्ची। मोहसना ने आओ देखा ना था, फौरन से दीवार से छलांग लगा दी। वो मुंह के बिल आ गिरी थी। उसने जल्दी से टोकरी साइड पर रखी, कपड़े और हाथ जा रहे होते हुए उठ खड़ी हुई। फाखरा मुदस्सर को सामने से हटाते हुए अंदर आ गई थी। अरे अम्मी आप आ गई? क्यों, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था, या फिर तुम लोगों ने कहीं जाना था? नहीं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ बेटा, बस सर में दर्द था तो मैं घर आई। अच्छा अम्मी, आप कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपके लिए पैराडोल लेकर आती हूँ। मोहसना किचन में चली गई और फाखरा कमरे की तरफ बढ़ गई। मोहसना ने उसे पैराडोल दी और उसे लिटाकर दोनों बहन भाई माँ के पांव दबाने लगे। अम्मी आप इतना काम क्यों करती हैं? और आप मेरे बारे में मत सोचा करें, अल्लाह मालिक है हम सब का। प्लीज अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप ही तो हमारी दुनिया और हमारा सब कुछ है। आप ही हमारे जीने की वजह है। वो दोनों तब तक अपनी माँ के पास बैठे रहे जब तक कि वो सो न गई। फिर वो दोनों कमरे से निकल आए। मुदस्सर ने ललचाई हुई नजरों से जामन के रक्त को देखते हुए कहा, क्या ख्याल है आपी, चले अपने काम पर? नहीं मुदस्सर, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो खटके से जाग जाएंगी, फिर कभी सही। चले जैसे आपकी ख्वाहिश, आज इनको दूर से ही देखना पड़ेगा। मोहसना मुस्कुराई थी, तभी गुस्सा जामन की ओर चोरी कर गई है। और लत लगाने वाली आप ही हैं आपी। मोहसना मुस्कुराई, कसम से तुम बहुत अच्छे चोर बनोगे। आखिर तुमने मोहसना से चोरी करने की ट्रेनिंग जो ली है, तुम तो मास्टर बनोगे यार। आपी ऐसी बददुआ तो ना दे, मैं क्यों चोर बनूं, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। चलो फिर देखते हैं। हॉस्पिटल आ चुका था। तलहा ने दो नौजवानों की मदद से रोहान को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, सांस की डोरी किसी भी वक्त टूट सकती थी। तलहा के दोनों हाथ रोहान के खून से रंगे हुए थे। इस वक्त वो बहुत गड़बड़ाया हुआ लग रहा था। डॉक्टर फिरोज इसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब वो उसके साथ गुफ्तगू कर रहा था। प्लीज डॉक्टर, उसे बचा लो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तुम बस दुआ मांगो। रोहान को आईसीयू में ले जाया गया था। नवीन भी डॉक्टर फिरोज के पीछे चली गई थी। खून काफी बह गया था, जिसकी वजह से रोहान की जान को खतरा था। तलहा अपने खून से बड़े हाथों को देख रहा था। न जाने वो किसका भाई और किसका बेटा होगा। न जाने उनके घर वालों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इन्हें पता होगा कि भी नहीं। तभी नवीन बाहर आई तो तलहा फौरन उससे उसके पास आया। सिस्टर सिस्टर जी कहिए, अब उनकी हालत कैसी है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकते, डॉक्टर फिरोज इन्हें देख रहे हैं, खून काफी बह गया है। तभी डॉक्टर फिरोज वहां चले आया। इसका खून काफी बह गया है, हमें खून की अशद जरूरत है। कहीं से भी जल्दी से ब्लड का बंदोबस्त करो, वरना इसकी जान भी जा सकती है। ब्लड? कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव? मगर इतनी जल्दी इस ग्रुप का ब्लड अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा। देखो जितना तुम देर करोगे उतने ही उसकी मौत के चांसेस ज्यादा होंगे, चलो जल्दी करो। तलहा परेशान हो गया था कि अब क्या करूं। ब्लड अरेंज करने में भी काफी वक्त लग जाएगा, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तभी पीछे से नवीन ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। डॉक्टर फिरोज, आपको जितना भी ब्लड चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप बस उसे बचा लें। आप श्योर हैं सिस्टर नवीन? जी बिल्कुल। अगर मेरी वजह से किसी इंसान की जान बच सकती है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। ओके आइए मेरे साथ। नवीन डॉक्टर को फिरोज के साथ चल पड़ी। तलहा इस रहमदिल लड़की को देख रहा था जो उसे जानती तक ना थी, मगर इंसानियत के नाते वो उसकी जान बचाने के लिए उसे अपना खून दे रही थी। चंद मिनट बाद ही नवीन का दिया हुआ खून रोहान को चढ़ाया जा रहा था। नवीन बेड पर लेटी थी कि अचानक ये ख्याल आते ही वो घबरा गई। ओ नो, ये मैंने क्या कह दिया? मैंने उसे बचाने में इस कदर जज्बाती हो गई थी कि मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे इस दिए हुए खून से उसकी जान भी जा सकती है। मैं क्यों भूल गई कि मैं कैंसर की मरीजा हूँ। आज ये क्या हो गया मुझसे। तभी तलहा जूस लिए अंदर दाखिल हुआ। तभी तलहा जूस लिए अंदर दाखिल हुआ। नवीन उठने लगी तो तलहा ने जल्दी से कहा, ये लेटी रहे सिस्टर, आपने अभी ब्लड दिया है, आपको आराम की जरूरत है, ये ले जूस पिए। मगर उसकी क्या जरूरत है?
ضرورت ہے، کیونکہ ابھی آپ نے اتنا بلڈ دیا ہے، آپ کو کمزوری لاحق ہوگی، جیلے اور اچھی لڑکی کی طرح پیے۔ نوین نے مسکرا کر شکریہ کے ساتھ جوس لے لیا اور پینے لگی۔ طلحہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اسے وہ پیاری سی چھوٹی لڑکی بالکل اسوا کی طرح لگی تھی۔ سسٹر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پیشنٹ کو بلڈ دیا۔ پہلی بات، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ مجھے تم کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور دوسری بات، مسیحا کا کام ہی لوگوں کی جانیں بچانا ہے، میں نے کوئی عظیم کام نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا۔ طلحہ مسکرایا، آپ نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ نوین مسکرائی، ویسے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، انہیں کیا ہوا تھا؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے یہ راستے میں شدید زخمی حالت میں ملا تھا تو میں اسے ہاسپٹل لے آیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ چٹان پر سے نیچے گرا ہے، مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ معجزاتی طور پر اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی وہ بچ گیا۔ شاید کوئی نیکی کام آ گئی تھی۔ نوین نے مسکراتے ہوئے کہا، نیکی کا کام تو آپ نے کیا ہے، کسی کی زندگی بچا کر۔ طلحہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں سسٹر، یہ تو میرا فرض تھا۔ ہاں بالکل، اور فرض پورا کرنا بھی تو نیکی ہی ہے نا۔ طلحہ ہنسا تھا، ویسے میرا نام طلحہ اعجاز ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے کال کر دینا۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ میں کبھی کبھار ہاسپٹل سے باہر ہوں گا تو مجھے آپ کی طبیعت کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ نوین نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے بولی، میرا نام نوین فردوس ہے۔ تبھی ڈاکٹر فیروز وہاں آ گیا تھا۔ طلحہ نے کہا، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ الحمدللہ، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، انشاءاللہ جلد ہی اسے ہوش آ جائے گا۔ نوین اور طلحہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، ڈاکٹر فیروز نے کہا۔ اگر ایک پرابلم ہو سکتی ہے، وہ کیا؟ نوین اور طلحہ نے ایک ساتھ ڈاکٹر فیروز کو دیکھا۔ وہ یہ کہ ان کے سر پر اونچائی سے گرنے کی وجہ سے شدید چوٹ آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان کی یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ نوین اور طلحہ نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آدھے گھنٹے بعد روحان کو ہوش آ گیا تھا۔ طلحہ روحان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ آنکھیں آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ روحان اٹھنے لگا تو طلحہ نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے کہا، لیٹے رہو لیٹے رہو لیٹے رہو، تمہارا زخم ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ میں کون ہوں اور جہاں کیا کر رہا ہوں؟ روحان کمرے کی چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ طلحہ کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیسے آیا؟ تم نے شاید چٹان سے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بدقسمتی سے بچ گئے، تمہاری یہ مرنے کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں اس میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ خودکشی؟ روحان حیران ہوا، میں نے خودکشی کی؟ مگر کیوں؟ کون ہوں میں؟ کیوں ہی خودکشی کی؟ وہ اپنے دماغ پر یاد کرنے کے لیے زور ڈالنے لگا تھا، مگر اس کوشش میں اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میں کون ہوں، یہاں کیسے پہنچا؟ جاری ہے۔